हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत डीनाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। और आज पार्ट 4 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 4 नहीं, पार्ट 5, और जिसमें हमें दर्पण से संबंधित कुछ बातों को मैंने बता दिया है कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होंगी। अब उसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेख का उपयोग करके। देखिए, ये ढेर सारी किरणें हैं। किरणों का उपयोग करके, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। यानी हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये नियम जानेंगे कि कौन सी किरण कैसे जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी। तो कुछ परावर्तित किरणें हैं जिनके मार्ग हमें ज्ञात होते हैं, जिनका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके मुख्यतः 3 नियम हैं स्टूडेंट्स, और इन तीनों नियमों को आप विधिवत समझें। और जो चौथा नियम है, जिसको लोग नियम बताते हैं, मैं अगले प्रोसेस में बताता हूं कि वो रूल चौथा रूल नहीं है, रूल 3 ही होता है। जिसमें पहला रूल्स है, देखिए फिर से, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण हमें करना है। जिसमें हम प्रथम नियम में आते हैं स्टूडेंट्स। प्रथम नियम क्या है, ध्यान से सुने। मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण में दोनों दर्पणों का, इधर उत्तल दर्पण है और इधर अवतल दर्पण है, दोनों दर्पणों में परिभाषाएं देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, देखिए दोनों में जा रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर जाती हैं, और उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। बोलेंगे, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। स्टूडेंट्स, अब पूर्ण रूप से मैं बताने जा रहा हूं। रूल को फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रथम नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल है द्वितीय नियम, जिसे कहते हैं, अब फोकस से होकर जाने वाली किरण, देखिए फोकस से होकर जाने वाली किरण, और इसमें लिखेंगे फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यानी ठीक पहले रूल का उल्टा है। पहले रूल में है मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और इसमें है फोकस से होकर जाने वाली किरण अथवा होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। स्टूडेंट, अब थर्ड रूल में हम लोग चलते हैं, और थर्ड रूल में हम आपको बताते हैं कि तीसरा नियम क्या है। अब तीसरा नियम में, अब यहाँ पे लिखेंगे तृतीय नियम, और तृतीय नियम में यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे लिख देंगे तृतीय नियम। स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम बनाएंगे अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यहां पे ध्रुव है और यहां पे भी ध्रुव है। यहां पे फोकस है और यहां पे वक्रता केंद्र है। फोकस है और वक्रता केंद्र है। अब रूल तीसरा ये है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देख लीजिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, और इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। स्टूडेंट्स, ये 3 रूल हैं परावर्तित किरणों के मार्ग ज्ञात करने के। अगर ये हमें ज्ञात हैं तब हम आसानी से
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का मैटर को हम समझ सकते हैं। और अगर कोई ना कोई अगर आपको चौथे रूल के बारे में अगर आपसे डिस्कशन करते हैं तो वो रूल नहीं है स्टूडेंट्स, वो तो परावर्तन का नियम है। देखिए कभी कभी लोग इसे चौथा रूल बता देते हैं। यहाँ पे P है और जब भी वस्तु यहाँ से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वैसे ही वापस लौट जाएगी, जिसे ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। स्टूडेंट्स ये परावर्तन का नियम है, न कि किरण आरेख का उपयोग करके दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का निरूपण करने का रूल है। हम केवल 3 प्रकार की किरणों को ही लेकर के इसमें से कोई भी 2 किरण एक दूसरे को काट दी जहां पे प्रतिबिंब बनेगा तो हम वहां से स्पष्ट करके बताने लगेंगे। लेकिन इन तीनों रूलों को जानने के पश्चात अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु और प्रतिबिंब का थोड़ा सा विवरण पार्ट 4 में मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पे अब समझेंगे तो अच्छा लगेगा कि परावर्तन का निरूपण करने के पश्चात अब प्रतिबिंब वस्तु क्या होती है। वस्तु जिसको हम बिंब बोलते हैं, बिंब तथा प्रतिबिंब। स्टूडेंट्स हम फिगर बना रहे हैं एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का। देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक तल दबा हुआ है अर्थात उभरे वाले पृष्ठ पर पालिश कर दी जाती है। और ये उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ, मैंने बताया था ऊ से उत्तल ऊ से उभरा हुआ, यानी जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट अब ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। यहां पे हो गया ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब इसके बाद इसमें भी आ जाते हैं फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब यहाँ पे इसके सामने हम वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम वस्तु रख दे रहे हैं, यहाँ पे भी वस्तु रख दे रहे हैं, बाईं तरफ हो गई। फर्स्ट रूल में आते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण। मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। अगर दर्पण उत्तल है तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम। और दूसरा, यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अभी बताया मैंने स्टूडेंट्स, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। और इसमें भी वही हम करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे आपतित किरण है, ये दोनों A B वस्तु है और यहाँ पे काटी है वो प्रतिबिंब है A डैश B डैश। वस्तु को हम O से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई को A B और लंबाई हो गई O और यहाँ पे भी काटा है B डैश, A के सामने A डैश और ये लंबाई I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जानते हैं कि वस्तु क्या है या बिंब क्या है। तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से परिभाषा दीजिएगा आप लोग। वस्तु आपतित किरणों के कटान बिंदु को, देखिए ये आपतित किरणें हैं दोनों, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पे दोनों काटी है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ाएंगे काटे है। तो आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं और इसकी लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं और इसकी लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा आते हैं प्रतिबिंब पे। तो प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब परावर्तित, दर्पण है तो परावर्तित और लेंस है तो अपवर्तित होगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं और प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। स्टूडेंट, यदि
प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है अर्थात परावर्तक तल की ओर बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक तल के पीछे बनता है अर्थात पालिशदार तल की ओर बनेगा तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, दर्पण के सामने या परावर्तक तल की ओर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और फिर इधर आ जाएंगे, दर्पण के पीछे अर्थात पालिशदार तल की ओर बना है, इस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझने के लिए, रिपीट करने के लिए ये क्लास है आपका, वीडियो क्लास है। इसमें बार बार रिपीट करने से, रिपीट करने से टाइम इन्वेस्ट होगा। स्टूडेंट्स आप वीडियो को डाउनलोड करके इसे कई बार सुनेंगे, एक बार दो बार, तो आपको सारी बातें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। अब प्रतिबिंब मैंने दो प्रकार का बता दिया। हमने किरणों के परावर्तित किरणों के मार्ग हमें पता थे, जिसमें से दो किरणों को लेकर के हमने प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का, दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। दो प्रकार का हो गया। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसे शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं और इसे आप बुक को लेके प्रैक्टिस करिएगा और इस फिगर को मिलाइएगा, आपको पूरा क्लियर अच्छे से होने लगेगा। और इन बातों को अगर आप अच्छे से जानेंगे तो आगे के विवरण को आप जानेंगे स्टूडेंट्स। अब अगली हेडिंग पे हम आते हैं और हमारी अगली हेडिंग होगी, हाँ स्टूडेंट्स और ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग दर्पण है, दोनों की कंडीशन है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रतिबिंब बनने के प्रोसेस में और दोनों दर्पणों में से किसी एक दर्पण पे हम आते हैं। और सबसे पहले हम लिखते हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन में आते हैं। इसकी मुख्यतः 6 स्थितियां होती हैं। अब 6 स्थितियों का विवरण मैं करने जा रहा हूं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहला विवरण है उसमें दो प्रकार के, कुछ किताबों में एक प्रकार का और दूसरा, दोनों किताबों का वर्णन मैं कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स। आप देखिएगा 6 स्थितियां बनती हैं, जिसमें से पहली स्थिति है यदि वस्तु को ही हम अनंत पे कर दें, यानी जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, वस्तु को अनंत, जो प्रकाश, वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे अनंत पे कर दे रहे हैं। ये हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये अवतल दर्पण है हमारा। और अवतल दर्पण में कंडीशन से स्टूडेंट, जब वस्तु अनंत पे हो। 6 स्थितियां मैंने बताई है, यहाँ पे हम 6 स्थितियों पे डिस्कशन करेंगे। स्थिति नंबर 1 है और यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। दो प्रकार का इसका विवरण है स्टूडेंट्स, हम दोनों तरफ इसे स्पष्ट करके आपको बता दे रहे हैं। पहला वाले में आते हैं, 4 चीजों को हम लिखेंगे इसमें, फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका ध्रुव हो गया P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कुछ बुकों में बताया है अगर वस्तु अनंत से आ रही है, यदि वस्तु अनंत से आ रही है तो उसे मुख्य अक्ष के समानांतर माना जाता है। अगर आप उसे मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं मानते हैं तो सेकेंड कंडीशन को फॉलो करें। जिन बुकों में इसे अनंत पे नहीं माना है तब की कंडीशन स्टूडेंट्स देखते हैं, पॉलिश कर रहे हैं हम, और ध्रुव P, और दोनों पहले ही कंडीशन की है। अब मैटर आता है जब वस्तु अनंत पे हो। तो पहली कंडीशन में मैंने बताया है अगर वस्तु अनंत पे है तो उसे मुख्य अक्ष के समानांतर माना जाता है। ठीक है, वस्तु को एक ही तरफ करते हैं। अब वस्तु को समानांतर माना जाता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है।
और समानांतर है किरण, फोकस से होके जा रही हैं। और दूसरी कंडीशन में देखते हैं, रूल्स मैंने ही बताया, एफ सी मैंने बताया यदि वस्तु फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और दूसरी कंडीशन में मैंने बताया यदि वस्तु प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, यदि वस्तु प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है यदि वस्तु प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और स्टूडेंट, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये फोकस एफ है और ये अनंत पे है, आप डॉट डॉट से दिखा सकते हो। वस्तु ए बी है और ये ए डैश बी डैश। अब स्टूडेंट्स देखिए, दोनों के बारे में हम अब नोट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति, स्थिति कहाँ पे बन रहा है, फिर उसके बाद जानेंगे प्रकृति, वास्तविक है कि आभासी, फिर तीसरा जानेंगे विन्यास, विन्यास में बताएंगे उल्टा है कि सीधा है, और लास्ट में आएगा आकार। ठीक है स्टूडेंट्स, वही प्रक्रिया हम इसमें भी करेंगे। स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार। देखिए, स्थिति जब भी पूछा जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। दोनों में देख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो लिखेंगे स्थिति कहाँ, फोकस पर, फोकस पर। दूसरी स्थिति प्रकृति कैसी है, वास्तविक है कि आभासी। तो देख लीजिए स्टूडेंट, परावर्तक तल की ओर बना है प्रतिबिंब, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक। फिर विन्यास उल्टा या सीधा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए, बिंदुवत वस्तु चीज न तो उल्टा होती है न तो सीधा। अगर प्रतिबिंब आपने ये बनाया है तो इसमें लिखिएगा उल्टे या सीधे का कोई अर्थ नहीं, सीधे का कोई अर्थ नहीं। और इसमें आ जाएंगे तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु ऊपर है और ये नीचे, इसलिए उल्टा। प्रतिबिंब को लिखेंगे कैसा बना है, उल्टा। और आकार में आ जाते हैं तो बिंदुवत, बिंदु जैसा बना है। और इसमें लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु बहुत बड़ी है उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, वस्तु से छोटा। स्टूडेंट देखिए, ये रही पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे हो। और दोनों में से आप किसी एक को ही लिखना। अगर जैसे राजीव प्रकाशन से आप पढ़ रहे हो तो फिगर ये मिलेगा आपको, अरिहंत से पढ़ रहे हो तो ये मिलेगा, अन्य राइटरों से, यानी आप जितने प्रकार के राइटर से भी पढ़ो यही दोनों विवरण मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो। जब आप मुख्य अक्ष के समानांतर, अनंत से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर मानोगे तो ये बनेगा। यानी दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और फोकस पर बनेगा। देख लीजिए, फोकस पर वास्तविक, फोकस पर वास्तविक, और स्थिति के अनुसार इसका विवरण दे देंगे। स्टूडेंट्स, इस बात को सुन लीजिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स कंडीशन नंबर 2। अब अनंत के बाद हम इसे सीमित दूरी पर लाते हैं, अर्थात वस्तु को हम देखिए वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर सीमित पर रखेंगे जिससे कि हम नाप सकें। इससे पहले अनंत का मैटर था। तो कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, जब वस्तु सीमित दूरी पर हो। स्टूडेंट्स, इस फिगर को आप साथ स्क्रीन मार के बार बार आप देख सकते हैं कि फिगर कैसे बना है।
20 मिनट ओके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी कंडीशंस को हम अगले वीडियोस में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।